नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के उनके बारे में डिस्कस किया था, और जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन, नवाचार और क्रियात्मक शोध का टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, पेपर है, उसके बारे में जो टॉपिक थे, क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, तो वो 2018 के हमने डिस्कस किए थे। सो आज हम 2017 के या 16 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान अर्जित किया है व कितना कौशल अर्जित किया है। तो कितना ज्ञान और कितना कौशल अर्जित किया है, इसको मापने का जो, या देखिए मापक शब्द अपने आप आ गया। तो ये जो जानकारी करने की जो जानकारी करने का ये तंत्र है, या जिसको हम सिस्टम कहते हैं, तो वो मापक है। ओके, मेजरमेंट, ओके, मेजर करना, ये मापक जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो है वो समस्या भी हमारा और हल भी हमारा ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। क्रियात्मक शोध की विशेषता, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। कभी कभी होता है, जनरली हम एट अ ग्लांस पढ़ते हैं, सरसरी तौर पर देखते हैं और हम छोड़ देते हैं कि ये नहीं लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन गलत मत करिए। क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, ये पूछ रहा है। तो क्रियात्मक शोध की विशेषताओं जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, समय अधिक लगता है, इसका सामान्य उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती है। तो क्रियात्मक शोध की विशेषता में जो मेन विशेषता है, प्रमुख विशेषताओं में से है, तो वो है समस्याएं जो है वो अनुभवजन्य होती है। ओके, अनुभव के द्वारा जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके, सो क्रियात्मक शोध की जो विशेषता है वो यहाँ पे ऑप्शन द सही होगा। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। सो क्रियात्मक शोध का संपादन जो है वो मुख्यतः 6 चरणों में होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में हम अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम इसको बताएंगे आपको। अगर आपने पढ़ा हो तो आप, नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। 6 होते हैं चरण। इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। देखिए नहीं और है दोनों में आपको पता होना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, सो इसीलिए कह रहा हूं कि आप 2 बार 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या मूल्यांकन। सो क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। सो इसमें पर व्यक्ति नहीं आता है। बाकी आपकी गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, मूल्यांकन असेसमेंट या इवेल्युएशन कहते हैं, और समय और टाइम आता है। तो ये तीनों आपके आते हैं। पर व्यक्ति इसमें ऑप्शन नहीं सही होगा, सॉरी, पर व्यक्ति ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं आता है। सो नहीं आता है हमें पर व्यक्ति होगा। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है उसको हम परिकल्पना कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन था। सो क्रियात्मक शोध से किसी समस्या, जब हम क्रियात्मक शोध करते हैं और उसके बाद किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर होता है, उसको हम उसके बेसिस पे कोई परिकल्पना या हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। ओके, ये पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे समष्टि कहा जाता है। समष्टि। ओके, जो आपका बा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत साक्षात्कार, इसको इंटरव्यू, प्रश्नावली, क्वेश्चन, अवलोकन और प्रत्यक्षण। तो जो प्रत्यक्षण है वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत
मतलब बहुत क्लियर नहीं है, देख के पढ़ पा ट्रिक लगाई हो जाएगा कि याद करोगे, कंफ्यूजन उसमें होगा। तो कोई ट्रिक लगा के आप जितनी ट्रिक लगा सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप किसी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, उतना ही आसान रहेगा। वो आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट। व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जो पक्षों का मूल्यों का ओके, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन आ है वो सही होगा यहाँ पे। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक क्षेत्र क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन एम किया था। देखिए एक ही क्वेश्चन है, उसको कई तरह से इसी वीडियो में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ओके, तो आपको याद रखना है क्रियात्मक अनुसंधान का खोज करते के जनक, इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको स्टीफन एम कोरे का नाम लिखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपके अतिरिक्त उत्तरी में आ सकता है। तो आप इस तरह से याद करिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अगर किसी शोधकर्ता, उत्पादक, आविष्कारकर्ता या प्रयोग का प्रतिपादकता, जनक इस तरह से आता है तो आप स्टीफन एम कोरे का नाम लिखिएगा। कार्य क्षेत्र संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला, तो देखिए ये क्रियात्मक शोध की ही डेफिनेशन है। ओके, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने व उनके समाधान हेतु किए जाने वाला जो शोध है उसी को क्रियात्मक शोध या एक्टिव रिसर्च कहते हैं। सो ऑप्शन जो बा है ये यहाँ पे सही होगा। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार अगर हम बात करें तो क्रियात्मक शोध के शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो प्रश्नों के वो 4 पक्ष हैं। ये 4 पक्ष हैं, इसको जो हम डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे तो आप उससे किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। तो ये जो है मूल्यांकन कहलाता है। जब हम किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखते हैं और तब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, तो इसका निर्णय करना जो है वो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहलाता है, असेसमेंट। व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन के आशय क्या होता है, इसके देखिए ऑप्शन पहले आप देखिए क्या दिए हैं। व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के, सामाजिक पक्ष से, बौद्धिक मूल्यांकन से। देखिए जैसे आ गया ना कि व्यापक मूल्यांकन का आशय, तो व्यापक मूल्यांकन के आशय में देखिए सभी पक्षों वाला क्वेश्चन ऑप्शन ही आपका सही होगा। क्योंकि व्यापक मूल्यांकन जब हम बात करते हैं तो उसमें नैतिक पक्ष भी आता है, सामाजिक पक्ष भी आता है, बौद्धिक पक्ष भी आता है, तो सारे पक्ष उसमें आ जाते हैं। तो एक कॉन्क्लूसिव फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन जो है वो व्यापक मूल्यांकन के आशय होते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए।
मापन जो है वो होता है। जैसे हम किसी का आईक्यू डिफाइन करते हैं या किसी के मार्क्स को डिफाइन करते हैं, जब हम मापन करते हैं तो मापन के बाद हम क्या उनको अंक प्रदान करते हैं, तो अंक जो है वो मात्रात्मक होता है, ओके, क्वांटिटेटिव। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन जो है वो व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी ऊपर आपने देखा, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो देखिए, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, तो इसका जो प्रयोग है वो जो संबंध है वो संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, कॉग्निटिव पार्ट से होता है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही होगा। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा कहलाता है? तो सत्र के अंत में जो किया जाने वाला असेसमेंट है उसको हम एनुअल असेसमेंट कहते हैं या वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ओके, तीन तरह के जनरली मेन है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ओके, तो सत्र के अंत में जो किया जाता है वो वार्षिक होता है, जो सत्र के मध्य में किया जाता है वो अर्धवार्षिक होता है, और जो 3 महीने पे किया जाता है उसको त्रैमासिक कहते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, देखिए पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके, आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन हमेशा नए नए ही आएंगे, नए क्वेश्चन तो रिपीटेशन है, वो भी आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन रिपीट भी। तो आप पिछले क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर डिस्कस करिए, वो जरूर आप एक बार रीडिंग उनकी करिए, क्योंकि क्वेश्चन में मूल्यांकन जो है वो विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? उत्तम परीक्षण की विशेषता जो है वो कठोरता नहीं है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। वैधता, जिसको हमने वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की बात करी थी, तो उसमें कठोरता ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जो है वो मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है, क्योंकि लिखित मूल्यांकन में जब तक आप बच्चे को कोई नया पढ़ाएंगे नहीं, नया सिखाएंगे नहीं, तब तक आप लिखित मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जब किसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना होता है, छोटी क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि छोटी कक्षाओं के ही बारे में है ये सारे टॉपिक्स। तो छोटी कक्षाओं में जब किसी बच्चे को प्रवेश करने के लिए प्रवेश दिलाया जाता है, तो उससे पहले उसको मौखिक मूल्यांकन उसका किया जाता है। उससे मौखिक रूप से 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे ही उसको डिसाइड कर दिया जाता है किस क्लास में जाएगा, और क्लास में अगर डिसाइड हो जाएगी तो वो किस सेक्शन में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका मौखिक मूल्यांकन जो है वो सही उत्तर होगा। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन जो है वो भावात्मक मूल्यांकन है, भावात्मक पक्ष हो सकता है, होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट का संबंध है, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट मतलब ये आया हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया नहीं हुआ है। 2018 वाले में भी आया था और ये 2016 में भी आया है। आप देखिए पहला वीडियो जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो ब्लूप्रिंट इस तरह यह कथन रॉस का है। सो देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। ओके, आपको पता है कि 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। सो अगर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिए किसी भी ईयर का, सो उसमें 15 में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक के जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, किसी में मैंने तो देखा है कि 5, 6, 7 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं। सो आप क्वेश्चन पेपर करना इसीलिए सही जरूरी होता है कि इससे आपको एक तो आइडिया लगता है कि कौन कौन किस तरह से किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस अगर रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो आप उस समय फिर से कर सकते हो। ओके, अगर पिछले वर्ष में जो आए हुए क्वेश्चन से कहीं रिपीट हो गया तो आप कर सकते हो उसको।
ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन हुए उपचारात्मक से जो नवाचार और क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन वाला जो आपका पेपर है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो हमने आज, इसी में कुछ और क्वेश्चन रह गए, उसको भी मैं पिछले एक और वीडियो में डिस्कस कर लूंगा।